अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, आज कराची में एक बार फिर से आज़ादी सहाफ़त पर हमला हुआ जब लायंस एरिया में 92 न्यूज़ की टीम पर ड्यूटी के दौरान हमला करके टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि DSNG को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस मौके पर पुलिस जो थी वो हस्बे रिवायत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। 22 अगस्त से कराची में मीडिया के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, बज़ाहिर ये भी इसी का तसलसल ही नज़र आता है, जो नहायत ही काबिल मज़म्मत फेल है, जिस पर हुकूमत को फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, जैसा कि सब जानते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपनी तारीख की सबसे तहलका खेज़ सूरत हाल का सामना है। मुत्तहदा के कायदे तहरीक के कायदे तखरीब साबित होने के बाद ये मुतालिबा अब जोर पकड़ता जा रहा है कि MQM पर पाबंदी लगा दी जाए। सरकारी सतह पर तो पहले ही से गैर अलानिया पाबंदी का समा है। पार्टी के गैर कानूनी दफातर को भी गिराने का सिलसिला जारी है, जबकि हुकूमत ने जमात पर पाबंदी के लिए मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। और इसी ज़मीन में अटॉर्नी जनरल की सरबराही में एक लीगल कमेटी भी कायम की गई है, जो अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर कानूनी ऑप्शंस का जायज़ा लेकर सिफारिशात जो हैं ये वज़ीर आज़म को पेश करेगी। लेकिन दूसरी जानिब एक और नुक्ता नज़र भी मौजूद है कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाकर ख़ुद तो पाकिस्तानियत का जो रिश्ता है ये तोड़ दिया है, लेकिन इसमें बतौर जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कसूर नहीं, जो मुहाजिर कौम की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है, जिसे जमहूरी और कानूनी दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर फारूक सत्तार ये वादा कर रहे हैं कि वो मुत्तहदा को बानी तहरीक के शर से दूर ले जाएंगे, तो क्या इन्हें अपने दावे को साबित करने का एक और मौका मिलना चाहिए? क्या फारूक सत्तार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन को भाई की बजाय साहब कहकर पुकारते रहे, क्या ये मुत्तहदा की तब्दील होती हुई पॉलिसी का मज़हर है? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से दोनों नज़र में से आखिर दुरुस्त कौन सा है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से रऊफ क्लासा साहब मौजूद हैं, कराची से ज़फ़र हिलाली साहब और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। 22 अगस्त को जो हुआ उसके आफ्टर शॉक्स आज भी जारी हैं। जिस तरह 92 न्यूज़ की टीम पर हमला किया गया, तशद्दुद किया गया, आखिर ऐसे वाक़यात में मीडिया क्या कसूर है? मीडिया ने तो नहीं अल्ताफ हुसैन साहब को कहा था कि पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर करें, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाएं। मीडिया ने तो नहीं कहा था कि आए हमारे दफातर पर आकर हमले करें, लोगों पर तशद्दुद करें, जलाओ घेराव करें। आखिर मीडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दो तीन बातें हैं शाजिया। पहले तो मेरे ख्याल में जो मुझे कहा गया है और जो मैंने इधर इस स्टूडियो में और स्टूडियो के बाहर जो मैंने पता किया है, उससे लगता ये है कि ये MQM के लफंगे थे और इन्होंने इनको अटैक किया। मगर मज़े की वो तो खैर ये लफंगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मगर आपने देखा पुलिस ने कुछ नहीं किया जी। ये सिंध पुलिस ये इसीलिए तो इस मुल्क में ये बल्कि कुछ नहीं किया, ये खड़े रहे और देखते रहे। मैं तो आई वाज शॉक्ड। और ये जो नया आया है IG ख्वाजा, ये इतना कहता रहता है और TV पे आता है, पता नहीं अपना PR प्रमोट करता है। ये इस किस्म के लोगों को रखा हुआ है उधर। पहले तो वो SHO या SP जो भी है उस इलाके को उसको बुलाएं, उसको सस्पेंड करें, उनको क्वेश्चन करें, माने कि ये कमाल है। तो मेरे अपना ख्याल में है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब और ये जो IG हैं, ये इन्होंने हमें एक नया शुरुआत का उम्मीद दिया था, और बकवास ये वही है, वही बेकार पुलिस फोर्स है। ठीक है, आपने मुझे मैं क्लासा साहब से भी जरा इस पर कमेंट ले लूं। क्लासा साहब, आपके भी ना होगा कि 92 न्यूज़ की टीम पर आज कराची में तशद्दुद किया गया, हमारी जो गाड़ी थी DSNG उसको भी नुकसान पहुंचा। हिलाली साहब से भी मैं ये सवाल करी थी, आखिर इस सारी सिचुएशन में मीडिया का क्या कसूर है? 22 अगस्त को भी मीडिया को टारगेट किया गया, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर हमले किए गए, अंदर जाके हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और आज 92 न्यूज़ पर हमला किया गया। इस तरह मीडिया का क्या कसूर है इस सारी सिचुएशन में? जी शाजिया, ये कोई मेरा ख्याल है पहली और आखिरी दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया पर तशद्दुद किया जा रहा है। और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या उनके जो मुसल्लह ग्रुप्स हैं वो इस तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं। हमने माजी में भी देखा है कि बहुत सारे इदारे जो हैं वायलेंस का शिकार हुए, सहाफ़ी बहुत सारे तशद्दुद का शिकार हुए। कराची में हमेशा से रिपोर्टिंग करना
वहाँ से जर्नलिज्म करना, वहाँ बैठ के सच बोलना मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल काम रहा है। हमारे जैसे लोग तो चलो यहाँ पे बैठ के कह लेते होंगे बात। मैं हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो कराची में हमारे कोलीग्स हैं, वो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हों, कि उनके लिए टफ़ रहा है। आज की बात नहीं मैं कर रहा, पिछले 30 सालों से, कि जैसे वो ये किसी दौर में ट्राइबल एरियाज़ के हमारे जर्नलिस्ट थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती थी कि उन पे आपको याद होगा बहुत सारे वहाँ पे हमारे भी दोस्त जो हैं तशद्दुद का निशाना बने, बहुत सारे वहाँ मारे भी गए। कि आपको मुख्तलिफ जो पावरफुल ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करें। अगर आप उनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे तो वो चाहे रियासती इदारे हों वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, आपके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हों वो आपके ख़िलाफ़ तशद्दुद पे आप आगे उतर आते हैं। तो सेम ट्राइबल एरियाज़ के बाद अगर कोई टफ़ मेरा ख्याल है कोई ग्राउंड रहा है जहाँ पर रिपोर्टिंग करनी थी पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, माजी में भी रहा है, वो कराची है। कराची में पिछले 30 सालों में कई सहाफ़ियों के साथ वहाँ ज़्यादतियाँ की गई हैं, तशद्दुद किया गया है। बहुत सारे सहाफ़ियों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिनको बाकायदा कराची से ट्रांसफ़र कर दिया गया था कि उनकी जानों को ख़तरात थे और उनको इस्लामाबाद भेजा गया था। तो सेम अब हम देख रहे हैं कि जैसे MQM ने पिछले दिनों या उनके वर्कर्स ने हमले किए, लेकिन MQM के कायद की जो तकारीर है, मीडिया ने तो इसका बायकॉट नहीं किया, ये तो एक अदालती हुक्म है। बस ये बात फिर अब अगर कोई इस मुल्क में कोई अदालतों को मानता होता या अदालतें कोई अपने अहकामात पे अमल दरामद करा सकती होती माजरत के साथ, तो ये सिचुएशन हमें ना देखने को मिल रही होती। तो लिहाजा अब ये वो बात नहीं समझेंगे। यही आपको पता है कि जब तालिबान को रिपोर्टिंग के हवाले से ये बैन हुए थे, हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी चीज़ को बैन तो कर देती है, मीडिया के लिए कह देते हैं कि जनाब अब आपने फ़लाँ ये कालदम तंजीम का, ग्रुप का, इसका नाम नहीं लेना। एक तरह का कोड हमारे लिए बन जाता है। अब तो हमारे सरों पे उन्होंने कैमरा भी बिठा दिया, जो छोटे छोटे हम आँख भी अगर हम झिपक लें तो वो बुला लेते हैं, जो हजूर आपने आँख इस गलत तरीके से आपने क्यों झिपकी है, पहले राइट आँख झिपकनी चाहिए थी, आपने लेफ्ट क्यों झिपक दिए। हमारे लिए तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जब आप उनको कहते हैं कि ये जो कालदम ग्रुप्स हैं, ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये जो इस तरह की जमातें हैं ये जो जर्नलिस्ट पे आके हमले करती हैं, आपको याद होगा तालिबान ने बहुत सारे यहाँ पे ये मीडिया हाउसेज पे हमले किए थे जब मीडिया ने उनको रिपोर्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि हुकूमत ने बैन कर दिया था। हुकूमत में, रियासत में इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि जो लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, जो जाके मीडिया पे हमले कर रहे हैं जर्नलिस्ट पे या उनके उन मीडिया हाउसेज पे, आप उनको तो टेक ऑन करें। आप हमारे ऊपर तो पाबंदी लगा रहे हैं, लगा दें तो, लेकिन भाई साहब जो अब उसकी रिपरकशंस आती हैं, उसका बैकलैश आता है। जब सहाफ़ियों पे तशद्दुद होते हैं तो फिर इतनी कैपेसिटी तो आप में होनी चाहिए, इतनी औकात तो आपकी होनी चाहिए कि मीडिया को प्रोटेक्ट करें, आप उन लोगों को जाएं और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। बिल्कुल सही। सो कराची में तो इस तरह का तशद्दुद तो जी ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब, 22 अगस्त को जो बात हुआ सबने देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। आज भी 92 न्यूज़ की टीम पर हमला किया गया। मीडिया को आखिर टारगेट क्यों किया जाता है? मीडिया का क्या कसूर है? जी एक जहनियत है, एक शॉविनिस्ट जहनियत है और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि वो है। और लोग अपनी सोचों को ये तो अभी जो लेटेस्ट जो वाक़या हुआ है 22 अगस्त वाला, वो तो सबको सब चीज़ें पता हैं कि भाई बाकायदा तकरीर में टारगेट करके, टारगेट देकर, नाम लेकर उसकी एग्जीक्यूशन का बाकायदा बोलकर बिस्मिल्लाह कह के सबको जो है वो उठाया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एक नई बात तो है नहीं। हमारे कल्चर हो लेकिन अगर इस तरह तशद्दुद करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया जाए वो नई बात जरूर होगी, क्योंकि मैंने अपने करियर में नहीं देखा कि कराची में आज तक जो भी मीडिया के साथ होता रहे और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ हो। अगर एक्शन हो जाए ये नई बात जरूर होगी। नहीं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि आप मुल्क के खिलाफ कुछ भी करते रहें, प्रॉब्लम नहीं, हुकूमतों के खिलाफ कुछ ना करें। आप अगर हुकूमतों के खिलाफ अगर कोई थ्रेट बनते हैं तो फिर हैं आप जो है वो सही मानों में थ्रेट, फिर आप जो है वो अगर रॉक एजेंट नहीं भी होंगे तो रॉक एजेंट बना दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप रॉक एजेंट हैं और मुल्क के 20 सालों से आप पैसे ले रहे हैं और आप पकड़े भी गए और आपकी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी है और स्कॉटलैंड यार्ड आपको ओन भी करता है उस स्टेटमेंट्स को, और आप दुनिया में कहीं पर उसकी अपील भी नहीं करते हैं और आप उसके बाद खुल्लम खुल्ला इसराइल और अमेरिका को और इंडिया को आवाज़ लगाते हैं, रावी चैन ही चैन लिख रहा होता है। इसलिए कि उससे मुल्क को नुकसान है, हुकूमतों को नुकसान नहीं है, बल्कि हुकूमतों को ऐसे लोग सूट करते हैं, हुकूमतों को ऐसे लोग मन भाते हैं कि ऐसे गंदे लोग और इतनी जराइम में डूबे हुए लोग
किसी भी तरीके से हुकूमत की किसी गलत बात पर अपनी नजरों को, अपनी आंखों को नहीं उठा सकेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकेंगे। तो उनको सूट करता है सारा ये। तो मैं समझता हूं कि ये तो इसमें कोई, मुझे तो कोई दो राय नहीं है। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने की बातें की जा रही हैं। ये एक हकीकत है कि एमक्यूएम कौमी असम्बली में, सिंध के सूबाई असम्बली में और सेनेट में एमक्यूएम की नुमाइंदगी है। तो क्या इस पार्टी को का जो हल है, क्या इस पर पाबंदी ही लगनी चाहिए या इससे एक और मौका मिलना चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एमक्यूएम पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत की जा रही है, कानूनी आरा भी तलब कर ली गई हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, एमक्यूएम एक सियासी जमात है जिसकी कौमी असम्बली में भी, सिंध असम्बली में भी, सेनेट में भी नुमाइंदगी है। क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी ही इसका वाहिद हल है या इस जमात को एक और मौका देना चाहिए? आप किस एमक्यूएम की बात करें? डॉक्टर फारूक सत्तार की 4 दिन वाली एमक्यूएम की बात करें या अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम की बात कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम जो है वो अलग और अल्ताफ हुसैन साहब अलग चीज़ हैं, तो मैं आपकी नाजरीन और सामीन और जो देखने वाले हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ कि मेरी बात माने ना, लेकिन लिख लें कि अल्ताफ हुसैन, सुन लें मेरी बात कि अल्ताफ हुसैन जो है वो, मेरी बात माने ना, सुन लें कि अल्ताफ हुसैन जब तक जिंदा हैं, जब तक उनकी सांस चल रही है, ये एमक्यूएम उन्हीं की एमक्यूएम है। चाहे फारूक सत्तार जो है वो उल्टे भी आकर खड़े हो जाए ना, तो उससे भी ये एमक्यूएम नहीं जाती, उनके डीएनए में नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब के वो छोड़ दें। एमक्यूएम की, फारूक सत्तार साहब फरमाते हैं कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी वैसे ही रहेगी। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के जो कन्वीनर है, जो नंबर 1 आदमी है, वो लंदन में। एमक्यूएम के 4-5 अरकान राब्ता कमेटी के वो लंदन में। अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में। अल्ताफ हुसैन साहब क्या इनको कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे? नहीं, ये तमाम लोग अल्ताफ हुसैन को भी कॉल कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब भी इनको कॉल कर रहे हैं ना। हैविंग सेड दैट, आज उन्होंने कहा कि जी हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। मेरा ये कहना है कि जब लाताल्लुकी अल्ताफ हुसैन से कर ली, तो ये जो मैंडेट आज मिला हुआ है, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं कि ये MNA MPA सेनेटर बने हुए, ये तो अल्ताफ हुसैन जब लाताल्लुक होने से पहले, जब कायद थे, बानी थे और कैंपेन चला रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, उसके कहने पर ये मैंडेट मिला है। तो ये मैंडेट फारूक सत्तार साहब का नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब का है। फारूक सत्तार साहब को बिल्कुल उनको अगर बिल्कुल उनका ख्याल होगा कि सारे लोग उनके साथ हैं, उनको करना चाहिए कि इन लोगों से रिजाइन कराकर अपने मैंडेट को रिफ्रेश करा लें और जाकर बाई इलेक्शन में हिस्सा लें और तमाम लोग इलेक्ट होकर वापस आ जाएं, फिर ये मैंडेट उनका मैंडेट कहलाएगा। लेकिन आज जो ये मैंडेट है वो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, और जो उन्होंने तकरीर की थी, जिसको लोग भूल रहे हैं, अब सारी बातें कर रहे हैं कि आगे उन्होंने पाकिस्तान को गाली बकी है, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया है, और उन्होंने कायदे तहरीक की हैसियत से वो तकरीर की है। आज उनको अभी 4 दिन पहले बानी कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन जब वो तकरीर कर रहे थे और जब ये सुन रहे थे, उस वक्त वो एमक्यूएम के कायदे तहरीक थे, और वो एमक्यूएम के कायदे तहरीक थे। तो एमक्यूएम और कायदे तहरीक जो है वो एक चीज का नाम है। ये लोगों को मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत झूठ बोला जा रहा है, और मैं जानता हूं सब लोगों के, इन लोगों की जो है वो कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये इनको ख्वाहिश भी है कि ये लीडर बने, इनको ख्वाहिश भी है कि ये पकड़े ना जाए, इनके ऊपर उनके किए का इल्जाम ना आए, और इनको ख्वाहिश भी कि बनी बनाई पार्टी इनके पास आ जाए। लेकिन ये सच बोलने के लिए तैयार नहीं। 4-5 दिनों तक तो ये कहते रहे कि वो बानी भी हैं, कायद भी हैं, उनको भी खुश रखो और यहां पर भी लोगों को बेवकूफ बनाओ। आज जब प्रेशर ज्यादा पड़ा है कि भाई ये क्या मजाक है भाई, तो आज उन्होंने कहा लात ताल्लुक, कल को पता नहीं कुछ और क्या करते हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है ना, क्लास अब एक सवाल पैदा होता है ना, अगर एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन एक ही चीज का नाम है, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, तो फिर डॉक्टर फारूक सत्तार का लाताल्लुकी का ऐलान फिर तो मैं समझा जाए सिर्फ ये डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है जो वक्ती तौर पर एमक्यूएम को हो रहा है, जो एमक्यूएम की पॉलिटिक्स को नुकसान हो रहा है वक्ती तौर पर उसको रोकने की कोशिश है, वक्ती तौर पर एमक्यूएम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिसका डर खौफ है एमक्यूएम को, उससे बचने की एक कोशिश है। ये वक्ती तौर पर एक ड्रामा है फिर डॉक्टर फारूक सत्तार का, और ये भी कायदे तहरीक के कहने पर ये सब कुछ। मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़े आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है जो सवालात हमारे जहनों में हैं, जो क्वेश्चन आप रेज़ कर रही हैं या लोगों के जहनों में। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक ये पहलू को बड़े कम वक्त में टच किया है। मेरा भी ज़ाती तौर पर यही ख्याल है, एमक्यूएम का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा
कि ये कोई नई बात नहीं है जो अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीर की है कि आज यकदम एक तकरीर हो गई है तो उसके बाद उनको ख्याल हो गया, ये ख्याल आ गया कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग खैर है ऑफ कोर्स के फ़रूख सितार साहब या उनके लोग जो हैं 25-30 साल से ज़्यादा हो गए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि पिछले मेरा ख्याल 6 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन पर बैन किया था कि इनकी तकरीरें, इनकी गुफ्तगू, इनकी तस्वीर जो हैं वो नहीं दिखाई जा सकती। एक समझदार पॉलिटिकल वर्कर को अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें किस साइड पर जाएंगी। तो ये आपको याद होगा कि जब भी वो बैन हुए थे, बैन होने पे भी उनकी जो गुफ्तगू थी, अल्फाज का चुनाव था, वो बड़ा मेरा ख्याल है वो डेंजरस था। अच्छा हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं या बाकी पॉलिटिकल जो एनालिस्ट थे या पॉलिटिशियन जो इसलिए सॉफ्ट रहे MQM के, वो नहीं चाहते थे कराची जो है वो आपका डिस्टर्ब हो, वहाँ पे अल्टरनेट आपके पास ये उस वक्त लीडरशिप नहीं थी, लोग नहीं थे, इसलिए बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट एटीट्यूड का मुजाहरा किया गया, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिकल ये इलीट हो। इवन हुकूमत को ताने भी मिल रहे थे ये उनको, नवाज शरीफ साहब को, और उसके बाद उनकी ऑडियो सामने आई हैं, वो कोई आप मतलब सुनने के, अब मैं क्या कहूँ उस पर कि उसको तो TV पे अगर इजाज़त होती भी सही सुप्रीम कोर्ट की पैमरा की, आप उनको फिर भी TV पे नहीं दिखा सकते थे। लिहाजा ये फ़रूख सितार साहब है ना, माजरत के साथ वैसे तो कहते दिलों के हाल ये खुदा बेहतर जानता है, उनके जो अल्फाज हैं उनका साथ नहीं दे पा रहे। मैं उनको 1-2 मैंने इंटरव्यू सुने उनसे जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, मतलब वसीम बदामी साहब उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जनाब कि आज आमिर लियाकत ने कह दिया है कि जनाब के उन्होंने जो भी कहा है कि जनाब के अल्ताफ़ जो हैं, अल्ताफ़ हुसैन जो गद्दार हैं, आप क्या समझते हैं? आधे घंटे तक और फ़रूख सितार साहब ने नहीं माना कि वो गद्दार हैं। ये जो बात मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं बड़ी हद तक उस तरफ इशारा करती है कि वक्ती तौर पर आप एक मुसीबत में आ गए हैं, आप समझते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप खेल लेते हैं। इनको अगर उनसे अलहदगी इख्तियार करनी थी, ये उस वक्त कर लेनी चाहिए थी MQM को, जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि तूफ़ान आने वाला है, कोई इससे भी बड़ा काम हो सकता है। अभी भी जैसे वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल को, उनके आपस में अभी भी एक अंडरस्टैंडिंग है। आमिर लियाकत ने, उन पर हज़ारों एतराज़ात हो सकते हैं आमिर लियाकत पे, लेकिन आमिर लियाकत ने बड़ा क्लियरली उस दिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि फ़रूख सितार जो हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है। वही बातें जो मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं और ये अंदर के लोग हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल की आज मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी सुन रहा था, उनके पढ़ी भी हैं कुछ डिटेल्स। ठीक है जी ठीक है। हिलाली साहब से भी मैं इस पर कमेंट ले लूं, फिर मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। ज़फ़र हिलाली साहब, देखिए, कौन कहता है कि फारूक सत्तार एक वीक आदमी नहीं है? सब मानते हैं कि वो वीक है। कौन कहता है कि अगर वो वीक नहीं होता तो इस ओहदे पे नहीं होता? अगर वो वीक नहीं होता तो शायद जिंदा भी नहीं होता। अगर वो वीक नहीं होता और प्लायबल नहीं होता तो दूसरे लोग जो मारे गए हैं, इन जो फाउंडर मेंबर्स में से कितने मारे गए हैं? बहुत कम अपने पलंग में मरे हैं, ज़्यादातर मारे गए हैं। शायद उसकी भी किस्मत वही होती। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो इस वक्त इस पार्टी का लीडर है। अब हम सब अग्री करते हैं, मैंने कि पाकिस्तान में यूनानिमिटी है कि अल्ताफ़ हुसैन को अगर वो मिले तो उसको टांग दो, मगर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सब अग्रीमेंट है कि इस पार्टी को बैन कर दो। और मेरे ख्याल में दे वेरी गुड रीजंस फॉर दैट, और ये रीजंस बड़े ऑब्वियस हैं। ये पार्टी जो है 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है, एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी की इस वक्त लीडरशिप है। हम उनको नहीं चाहते, मगर ये सब मानना पड़ेगा। और देखिए क्या कह रहा है फारूक सत्तार, और क्या जल्दी क्या है कि इस पार्टी को ले जाके और उसको कंडेम कर दें और इस पार्टी को बैन कर दें। क्या कह रहा है? कहता है मुझे वक्त दो, मुझे स्पेस दो, मुझे 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 क्या कहते हैं, मेरे साथ इंगेज करो। इन अदर वर्ड्स, मैं मानता हूं, मैं वादा करता हूं कि इस पार्टी लेकिन मुस्तफा कमाल साहब इस पार्टी का, हिलाली साहब, मुस्तफा कमाल साहब, हिलाली साहब इस पार्टी का एक अरसे तक हिस्सा रहे हैं। इस पार्टी के गुड्स और बैड्स सबसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन और MQM एक दूसरे से जुड़ी चीजें वो अलग नहीं हो सकते। नहीं, माफ करिए, ये मुस्तफा कमाल साहब का डिस्क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि इस पार्टी के साथ लंबा इनका एसोसिएशन रहा है, इसलिए कि इतना लंबा रहा है कि कुछ लोग इनके बारे में, मैं नहीं, आई लाइक हिम, आई वेलकम हिम, मगर कुछ लोग कहते हैं कि इतना लंबा एसोसिएशन में क्या क्या इन्होंने नहीं जाना होगा। इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज कि फॉर इंस्टेंस
क्यों नहीं जाके फारूक सत्तार लोगों को कहता है कि ये रॉ का एजेंट था अल्ताफ हुसैन? बिल्कुल सही, मगर क्या आपको नहीं पता था? आपको कोई शक नहीं था? 15-20 साल आप उसके साथ रहे हैं, वो पिक्चर्स भी है, आप उसे गले में। मैं सिर्फ आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि दीज आर क्वेश्चंस व्हिच पीपल आर आस्किंग। मैं मत समझिए कि मैं आपके खिलाफ, इनफैक्ट आई वेलकम योर एंट्री इनटू द सवाल उठाए मुस्तफा कमाल साहब से इसका जवाब भी लेंगे। मुस्तफा कमाल साहब से जवाब ले लेंगे, मुझे ब्रेक लेने। जी बोलें हिलाली साहब, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसको वक्त देना चाहते, उसको मॉनिटर करो भाई। अगर वो रोज फोन कॉल करता है, रोज लेता है। ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब से इस पर कमेंट लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जी मुस्तफा कमाल साहब, हिलाली साहब ब्रेक से पहले कुछ सवालात उठा रहे थे। जी, मैं हिलाली साहब की बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं हिलाली साहब की बातों का जवाब दे दूं। बिल्कुल उनको सवाल उठाने का हक है। मैं उसका जवाब ये दे देता हूं कि नहीं, मैं 15 साल, अगर 20 साल या 22 साल 25 सालों से कारकुन था MQM का, तो मैंने 25 सालों से मैं अल्ताफ हुसैन के क्लोजेस्ट आदमी नहीं बन गया था। मैं स्ट्रीट वर्कर से रेस करते करते मैं जो है उस जगह पे पहुंचा। और पिछले 7-8 साल आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं उस लाइम लाइट में रहा कि मैं जब मेयर बना तो मैं क्लोज गया, उसके बाद फिर मैं राब्ता कमेटी का मेंबर बना, फिर उसके बाद सेनेटर बना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें 2010 में जब मेयरशिप से मैं फारिग हुआ हूँ, जब उसके बाद 2010 में जब डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल होता है, उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड जो है पूरा ट्रक लेकर जाती है डॉक्यूमेंट्स का, उनके घर से लेकर जाती है। और वो फिर जब उसको चेक करती है तो पता चलता है कि स्कॉटलैंड यार्ड को पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो ये तो इंडियन कनेक्शंस के सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, पैसे हैं, मीटिंग कहाँ हुई हुई इसकी। फिर वो अल्ताफ हुसैन साहब को बुलाते हैं, अहमद अनवर साहब को बुलाते हैं, तारिक मीर साहब को बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं। फिर वहां पर जाकर उन्होंने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिए 2011-2012 में। कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स देने के बाद फिर हमें बुलाया कुछ किचन कैबिनेट के लोगों को, और दुबई का मैं जिक्र करता हूं, उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे उनको बुलाया, और उनके सामने पहली दफा हॉर्सेस माउथ से तारिक मीर, अनवर साहब लंदन से, अल्ताफ हुसैन साहब लाइन पे थे, और बहुत सारे पर्दा नशीनों के मैं नाम नहीं लेता हूं कि उनकी जिंदगियां जो है वो यहां पर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, वकील भी हैं और बड़े ओहदों पे भी हैं, वो भी थे उन मीटिंगों में। उनके सामने पहली दफा ये रिवील होती है। यह बात 2012 की। 2013 में मैं सेनेटर बने हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5.5 महीने हुए थे हिलाली साहब। मैं 2018 तक इलेक्टेड सेनेटर था, जिसके लिए लोग 50-50 करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। मैं सेनेटरशिप को लात मार के चला गया। मैं MQM की राब्ता कमेटी का मेंबर था, लात मार के चला गया। मैं उसके बाद जो है वो जाकर मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाई। अभी मैं क्यों आया हूं? मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, बहुत सारी मुझे जो है वो आसाइशें दी। अभी मैं देख रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन रोजाना, मैं देखता था 3 सालों से कि रोजाना कौम को गड़े में लेकर जा रहे हैं, कौम को गड़े में लेकर जा रहे हैं। इन बातों को सोचकर मैं वापस आया कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में जो मैंने देखा है, मैं जानता हूं, आवाज लगा दूं। इसके बाद जो जिसको समझना है वो समझा कर। अब मैं 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम हो, एक नैरेटिव आपको समझा दूं, पहले बता दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं। ये फारूक भाई की भी बात के ऊपर मुझे क्यों मुझे बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर सेटिस्फैक्शन नहीं है। देखिए, दो नैरेटिव्स हैं, 2 बेसिस हैं किसी भी फैसले को करने के। एक वो इंसान है कि अपना फायदा और नुकसान देखकर किसी फैसले को करता है। एक है कि इंसान, एक कैटेगरी वो है कि जो सही और गलत को बेसिस बनाकर के ये बात सही है या गलत है, उसकी बेसिस पे इंसान फैसला करता है। फारूक सत्तार भाई का बड़ा एहतराम है, फारूक भाई, और यहां पर 4-5 ऐसे अफराद हैं शहर में जो अल्ताफ हुसैन, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब के मरने का या पकड़े जाने का इंतजार कर रहे थे, और उनको करते हैं कि वो मरेंगे तो क़यादत उनकी झोली में आकर गिरेगी। मैं बिल्कुल इससे प्लेन अल्फाज में कह नहीं सकता, इसलिए कि जो मैं कह रहा हूं मुस्तफा कमाल उनके बारे में, अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, इससे ज्यादा गुफ्तगू हमसे बैठकर कर चुके हैं, लेकिन खामोश हैं। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी कैटेगरी 22 अगस्त के सीन के बाद कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं के ऊपर
कुछ लोग आपसे राब्ते में हैं 22 अगस्त के? मैं अभी बता आता हूं उसके मुझसे कौन राब्ते में नहीं है 22 अगस्त से पहले और 22 अगस्त के बाद भी। अभी मैं इसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने सही और गलत के ऊपर यह फैसला किया जब 3 मार्च को मैं और अनीस कायम खानी आया है। हमने नुकसान का फैसला किया है, लेकिन हमने सही और गलत के ऊपर सही फैसला किया। हम समझते हैं कि हम सही बात करने जा रहे हैं, इसमें हमें नुकसान हो सकता है। फारूक भाई और उनकी टीम जो ये काम कर रही है, वो फायदे और नुकसान को देखकर ये काम कर रही है, वो सही और गलत के ऊपर नहीं जा रहे। जिस दिन उन्होंने सही और गलत को बेसिस बना दिया, आप यकीन जाने फारूक भाई मुझसे ज्यादा तेज आवाज में अल्ताफ भाई को जो है वो अल्ताफ भाई को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे ना। यहां पर सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन, इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि हिलाली साहब, फारूक भाई बाथरूम नहीं जा सकते अल्ताफ हुसैन की आज भी परमिशन के बगैर। पार्टी चलाना दूर की बात है, अल्ताफ हुसैन के डीएनए में ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में किसी आदमी को एमक्यूएम को रन करने का सोच भी सके। ये सब चीजें जो है वो चल ही नहीं सकती। अल्ताफ हुसैन जो जिन में भी ये पोटेंशियल था एमक्यूएम के अंदर, अजीम अहमद तारिक हो, वो डॉक्टर इमरान फारूक हो, उनको इस दुनिया से चले जाना पड़ा। अल्ताफ हुसैन साहब ने फारिग करवा दिया उन लोगों को। तो फारूक भाई किस खेत की मूली हैं कि वो ये सोचें कि अल्ताफ हुसैन जिंदा हैं। और फिर वो जो फारूक भाई ये भी कह रहे हैं कि लंदन की राब्ता कमेटी और यहां की राब्ता कमेटी एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं एमक्यूएम को। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो होता है कन्वीनर, और वो है नदीम नुसरत। वो लंदन में बैठा हुआ है, कायद उनका वहां बैठा हुआ है, तो वो कैसे फारूक भाई ये पार्टी चलाएंगे मेरे भाई? ठीक है क्लासा साहब, आज जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ हो रहा है, आपके ख्याल में क्या इसकी कसूरवार सिर्फ एमक्यूएम ही है? परवेज मुशर्रफ का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो, एमक्यूएम तमाम हुकूमतों में इत्तेहादी रही है, तमाम हुकूमतों में इसकी नुमाइंदगी रही है। आप नहीं समझते ये सब हुकूमतें उतनी ही कसूरवार हैं, ये सब लोग उतने ही कसूरवार हैं जो इनके साथ हिस्सेदार रहे, जिनके दौर में एमक्यूएम का जो अस्करी विंग था, इनके अस्करी विंग पलते रहे, इनकी नशोनुमा होती रही? बड़ा आपका खूबसूरत सवाल है। मेरा ख्याल है इस पे अब तक मैं कहता हूं कि जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, किसी ने इस सवाल पे बहस नहीं की जो सवाल आपने उठाया है। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम खुद इसमें मेरा ख्याल कसूरवार है, पर्टिकुलरली जो मुस्तफा कमाल कह रहे हैं। और मुझे हैरानी होती है कि इस मुल्क पे कौन कौन से लोग इस पे हुक्मरानी करते रहे हैं कि जनाब इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक, उनको दुबई में बिठा के सारे सबूतों के साथ ब्रीफिंग दी जाती है कि ये जो पार्टी है या इनके लोग हैं इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं। आज तक आपने रहमान मलिक के मुंह से सुने कभी बात? और मुकर्रमे में आपको पता है रहमान मलिक का जवाब नहीं है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जैसे कहा था कि जनाब कि ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला आदमी है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था उनका केला खा रहा होगा तो बताएगा सेब खा रहा हूँ। जब इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ ब्रीफिंग लेके आता है, उसके सामने सबूत रखे जाते हैं, वो अगर कुछ करने को तैयार नहीं है, और डेफिनेटली जरदारी साहब को भी उन्होंने आके बताया होगा, जरदारी साहब ने मुझसे खामोशी रखी, उसके बाद भी अल्ताफ हुसैन से मिलते रहे हैं। इन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए जो है लंदन के सैर सपाटों पर इन्होंने खर्च किए रहमान मलिक, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट अभी आई हुई है कि सीक्रेट फंड से रहमान मलिक ने कैसे मार धाड़ की और कैसे वहाँ से पैसे निकाले गए और किस किस ये चीज़ों पे खर्च हुए। सो जब आपके स्टेट के जो मेन गुरुज हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हो, आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, नोइंगली इसके बावजूद वो कोई कार्रवाई ना करें सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। जनरल मुशर्रफ साहब को नहीं पता था, वो वैसे तो कहते थे मुझे सब पता है, मुझे जनाब एक या पते का पता चलता है। एजेंसीज थी इनके पास, हमारी सीक्रेट एजेंसीज थी, वो दुनिया की बहुत बड़ी प्राइम एजेंसी समझी जाती हैं, उनके नोटिस में होगा डेफिनेटली, जनरल मुशर्रफ को बताया गया होगा। इसके बावजूद उनकी तरफ से आपने देखा सपोर्ट मिलती रही है। बिल्कुल। फिर हमने आसिफ अली जरदारी साहब का दौर देखा है, लेकिन बात फिर वहीं पे आके अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ है? जरदारी साहब का हुआ है? मेरा नहीं ख्याल उनका हुआ है। जनरल मुशर्रफ का हुआ है? उनका नहीं हुआ, वो एमक्यूएम का खुद हुआ है। अगर वो उनकी शह पे वो चल भी रहे थे कि वो कराची को हॉस्टल भी बनाया हुआ था, वहाँ पे मार धाड़ भी चल रही थी, आप उसके बाद अपने जो भी खाते थे, जो मेरा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहली की थी और उसके बाद बड़ी तफसील से बताई हैं, तो लिहाजा उसके बाद एमक्यूएम को खुद ब्लेम करना चाहिए। और मुझे ज़ाती तौर पर फ़रूख सितार साहब अच्छे बंदे होंगे, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही, उनका फेस एक्सप्रेशन आप क्लियर देख रहे हैं, मैंने उनके सारे इंटरव्यू सुने हैं, वो जो कह रहे हैं वो उनका मतलब वो नहीं है। वो अभी भी वो अल्ताफ हुसैन के साथ वो उनका एक रहेगा, वो नहीं निकल सकेंगे उस इन्फ्लुएंस से। लेकिन इवन हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ये ख्याल है, मेरी एक राय है कि एक एमक्यूएम को बचाना चाहिए। ये 3 लोग बड़ा अहम रोल उसमें अदा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये सवाल उठाएंगे कि आखिर फिर एमक्यूएम का सर्वाइवल मुमकिन कैसे है। एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामद जफर हिलाली साहब, आपसे सवाल शुरू कर लेती हूँ। मौजूदा वर्स्ट सिचुएशन में एमक्यूएम का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे मुमकिन है एमक्यूएम का सर्वाइवल? देखिए, अगर क्यों नहीं मुमकिन है, अगर आप कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट शायद बैन करें, मगर क्या जल्दी क्या है आपको? ये जल्दी क्या है सब लोगों को कि इस पार्टी को बैन कर दें और इस कम्युनिटी को सीमिंगली डिसइनफ्रेंचाइज कर दें? भाई ठीक है, मॉनिटर करें अगर उनका राब्ता है और वो जो वादा किया है। जरा एक चीज वाजे कर दें, आप बार बार कह रहे हैं इसको मौका मिलना चाहिए। एक चीज वाजे कर दें ना, मुझे आपकी बातों से कंफ्यूजन हो रही है। एक चीज वाजे कर दें, क्या आप कह रहे हैं इस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? इस पार्टी को मौका माइनस अल्ताफ फॉर्मूले से मिलना चाहिए, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मिलना चाहिए? ये चीज प्लीज वाजे कर दे जरा। आप तो कंफ्यूजन कंपाउंडेड हो जाता है ना आपके साथ कभी कभी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये अल्ताफ हुसैन जो है इस वक्त, क्या ये वही अल्ताफ हुसैन है जो 4 दिन पहले था? मैं ये पूछना चाहता हूं सवाल इनसे, कमाल साहब से, मुस्तफा कमाल से, क्या ये फारूक सत्तार जो है ये वही फारूक सत्तार है जो 3 दिन 4 दिन पहले, और मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उनका कठपुतली था। What I want to know is people change, situations change. इसके पास ये नहीं कि इसने कोई बड़ी कमाल की, औदा ये पावर आ गया है, अब ये किधर से आया, क्यों आया हमें पता है, मगर आ गया। अब आप समझते हैं कि इतने कमिटमेंट्स करके सबको पब्लिकली ये आदमी फिर भी वही है। और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, अल्ताफ हुसैन जो है वो जो भी था, एंड वी ऑल हैड अ वेरी पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, क्या वो अब एग्जैक्टली द सेम किस्म की? वो तो 36 बार पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर करके 36 बार माफिया मांगी है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोबारा माफिया की बात नहीं, माफी की बात नहीं है, ये तो हमारा कसूर है ना, ये तो हमारे लोगों का कसूर है। किसको नहीं पता था कि उन्होंने कत्ल किया है? किसको नहीं पता था कि वो बट्टा लेते हैं? किसको नहीं पता था कि असैसिनेशन चार्जेस उनके खिलाफ हैं? क्यों नहीं खड़े होके इन्होंने एक्शन लिया उस वक्त? डोंट अब्सॉल्व पाकिस्तान के रूलर्स, मिलिट्री और सिविलियन सब इनके साथ मुलविस हैं। ये सब छोड़ें। मैं इनको आपको पूछना चाहता हूं मुस्तफा कमाल साहब, क्या ये बदले नहीं है? बिल्कुल, मेबी यू आर राइट, जवाब भी ले लें। मैं तो फौरन कंसीड। चलें जवाब ले लें, वक्त बड़ा कम है। मुस्तफा कमाल साहब, फिर मैं क्लास साहब के पास भी जाती हूँ। जी मुस्तफा साहब। सर ऐसा है कि आपका जो है वो सिंपल वर्ड में ये जवाब है। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में अगर आप पूछते हैं तो मैं बोलता हूं कि नहीं, जवाब है नहीं, इसलिए कि ये डीएनए बदलने वाला डीएनए नहीं है। जफर हिलाली साहब, आप तो फिर साथ मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि फिर एमक्यूएम का सर्वाइवल कैसे मुमकिन है, इसका भी जवाब दे दें। देखिए मैं कंफ्यूज हूं आप लोगों की इस बात पे। आपने एमक्यूएम को इस तरह समझ लिया है कि ये खुद नाउजुबिल्लाह, खुदा ना खास्ता, कुरान पे लिखी हुई किसी आयत का नाम है जो कभी फना होगी नहीं, और मुहाजिर कम्युनिटी इससे टैग्ड है। आप थोड़ी सी मैं समझ रहा हूं कि जो है वो आप कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं। आप और सिंप्लीफाई इसको आपने कर दिया है, या परसीव कर लिया, वो परसीव कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज लोग वोट नहीं दे रहे, आज लोग हड़ताल नहीं कर रहे, आज इनके मेयर अगर बंद हैं तो कोई बाहर नहीं निकल रहा, आज इनके ऑफिस टूट रहे, लोग बॉदर नहीं कर रहे। देखिए चीजें 5-6 महीनों में चेंज हुई हैं। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, ये वो लोग थे जो लड़ते थे बैठकर। आज हमारे साथ हजारों कारकुनान हैं, आज हमारे साथ एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, दूसरी पार्टीज के लोग हैं। थिंग्स आर बीइंग चेंज, थिंग्स आर चेंजिंग एवरी डे। ये किसने समझा दिया है पाकिस्तान को, तारे पाकिस्तान को, कि एमक्यूएम और मुहाजिर कम्युनिटी ये आपस में नत्ती है, कभी आपस में नहीं जोड़, कभी आपस में नहीं इसको हटेंगे। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप एमक्यूएम बैन करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस एमक्यूएम के रहते हुए आप देखिएगा कि एमक्यूएम को कोई वोट डालने वाला, तो यही अमाल रहे सारी चीजों पे। हम जो काम कर रहे हैं, आप देखिएगा, आप बैन, कौन क्या, मैं तो नहीं कह रहा एमक्यूएम को बैन करें, आप एमक्यूएम को रखें और एमक्यूएम को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आप देखिएगा आइंदा आने वाले इलेक्शनों में अल्ताफ हुसैन साहब चेंज नहीं हो सकते। मार्क माय वर्ड, ही विल। उसने अपनी 22 करता है लोगों के माइंडसेट पे, ये सब डिपेंड करता है मुस्तफा कमाल साहब, लोगों के माइंडसेट पे। हमने बड़े ऐसे हालात देखे, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कराची के अवाम का जो माइंडसेट है ना, ये आकर एमक्यूएम की जानिब रुकता है, एमक्यूएम को ही वोट डालता है। रिजल्ट्स में जब देखते हैं ऐसा है कि
पहले कोई उनको बताने वाले यही लोग, आज ही हमारे आने से पहले NA-246 के इलेक्शन हुए, ये आर्मी ऑपरेशन चल रहा था, 9-0 पे रेट हो चुकी थी, 1 लाख वोट पड़ता है NA-246 में। हमारे आने के 3 महीने के बाद इलेक्शंस होते हैं, 4 हलकों में इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग टर्नआउट 6% 9% पे आ गया। जहां पर 1,65,000 वोट पड़े थे वहां पर 27,000 वोट पड़े। एमक्यूएम की तारीख में 30 साल तारीख में पहली दफा एमक्यूएम ने फुल फ्लेजेड हड़ताल की कॉल दी है और एक दुकान बंद नहीं हुई है। हम काम कर रहे हैं जहनों पे और दिलों पे और दिमाग पे। हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूं एक आदमी भी मेरी बात ना माने, अगर नहीं मानता तो क्या मैं सच बोलना छोड़ दूं कि जालिम बहुत पावरफुल है, उसके साथ मैंडेट है, फिर आप हिटलर को भी माने, तालिबान को भी माने, BLA को भी माने, उजैर बलोच को भी माने, शेख मुजीबुर रहमान को भी माने। ठीक है क्लासा साहब, योर कमेंट, वक्त बड़ा कम है। नहीं, मेरा ख्याल है ये जो हमारा ये है ना, इस पे व्यू है कि शायद कि एमक्यूएम का वोटर चेंज नहीं होगा या एमक्यूएम इसी पावर के साथ रहेगी। भुट्टो साहब को देखें, लाहौर से जीतते थे इलेक्शन, मुल्तान से जीतते थे, आज किधर गए? भुट्टो साहब का कोई मुल्तान और लाहौर से जीतने वाला कोई रह गया है? ये पार्टीज में चेंज आती हैं। अच्छा, हमारे दोस्त हिलाली साहब कह रहे थे अभी कि जी का उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? मादरत के साथ भुट्टो साहब भी तो 10 साल जना यूपी की कैबिनेट में रहे, उन्होंने कब स्टैंड लिया? जब टाइम आया लिया स्टैंड। ऐसे हमने नवाज शरीफ साहब को देख लिया, इन्होंने कौन सा स्टैंड ले लिया था जनरल जिया के खिलाफ? एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, किसी स्टेज पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, कंप्रोमाइजेस होते हैं, मानते हैं। भुट्टो के खिलाफ कातिल के चार्जेस तो नहीं थे वो सर। भुट्टो साहब पे अच्छा उन पे नहीं था, अयूब खान साहब पे थोड़े इल्जाम थे सर, उन्होंने थोड़ा वहां पे उन्होंने किया उनके दौर में, क्योंकि वो दौर बहुत दूर चला गया, नौजवान नस्ल पढ़ती नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि अयूब खान साहब के दौर में क्या हो रहा था, लिहाजा सब माफ है। जनरल जिया के दौर का लोगों को पता नहीं है कि उनके दौर में कितने जुल्म हुए, न भुट्टो को फांसी लगी या वर्कर्स मारे गए, उनको कोड़े मारे गए, इवन दैन-बहान नवाज शरीफ साहब बैठे रहे उनके साथ, चौधरी निसार अली खान साहब बैठे रहे, वो नहीं हटे। एक बॉइलिंग पॉइंट होता है पॉलिटिकल वर्कर का। आपके दौर में कितनी दफा हुआ जब फॉरेन ऑफिस में आप थे, आपने मैनी टाइम्स वहां पे रजिस्ट किया होगा, मैनी टाइम्स आपने अपोज किया होगा, मीटिंग में बैठ के स्टैंड लेते रहते हैं। ये जब चार्जेस सामने आए हैं, मेरा ख्याल है जिसमें रहमान मलिक साहब जब मतलब उसमें उन्होंने एक तरह का पार्टी का रोल अदा किया है कि जो बता रहे हैं मुस्तफा कमाल कि उनके सामने एविडेंसेस रखे गए, फिर भी वो नहीं हुए। मेरा ख्याल है जो सोल्यूशन आप पूछ रही हैं वो बड़ा मुख्तसर सा मेरे ख्याल में, मैं कोई अगर कराची का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और हमारे एमक्यूएम के या हमारे इनके मुस्तफा कमाल पार्टी के जो भाई हैं उर्दू स्पीकिंग के बेहतर अपना जानते हैं। इस वक्त एमक्यूएम को नई लीडरशिप चाहिए। 3 लोग हैं जो इसको गाइड कर सकते हैं इसमें, मेरा टर्बुलेंट टाइम्स में से। ये अगर कहीं बैठ के अपने साथ कोई अरेंजमेंट करें, एक गवर्नर मेरा ख्याल इशरत उल-इबाद हो सकते हैं, फ़रूक सितार साहब हो सकते हैं और मुस्तफा कमाल हो सकते हैं, ये पुराने कोलीग्स हैं। देश इनको मिलना चाहिए, इनको बैठना चाहिए, इनको नया एक अपना पॉलिटिकल अलायंस बनाना चाहिए। एक एमक्यूएम इस वक्त या इनका जो इनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुश्किल का शिकार हैं। और ये सही कहता है मुस्तफा कमाल, में इनकी आज सुन रहा था कि अब तो ये हालत हो गया कि एमक्यूएम की जो हमारी खवातीन हैं अब उनके जिस्मानी रिमांड भी लेंगे, इसके बाद क्या बच जाता है हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्तों के लिए। सो बेटर ये है मुस्तफा कमाल के लिए, फ़रूक सितार के लिए और ये गवर्नर इशरत के लिए कि ये बैठ के एक इसी पार्टी को इसको लेके आगे चलें, एक दोबारा कॉन्फिडेंस दें कराची के लोगों को, अपने फॉलोअर्स को दे दें, वायलेंस से, तशद्दुद से, चले मुस्तफा कमाल साहब से उनका ओपिनियन ले लेते हैं। मुस्तफा कमाल साहब जो सजेशन दे रहे हैं क्लासा साहब, क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? फारूक सत्तार साहब भी आपके कलीग रहे, इशरत उल-इबाद साहब भी आपके कलीग रहे। देखिए मैं रऊफ भाई की का जितना एहतराम करता हूं मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं बहुत इनके मेरे दिल में इज्जत है। मैं इनका सुन के ही मैं इस प्रोग्राम में जो है वो मुझे बताया तो मैं आया हूं, और मुझे इनका ये बिल्कुल इनके लिए डिफरेंट रिगार्ड है। इशू मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं बैठूंगा तो मैं सच तो बोलूंगा ना। तो मुझे जब मैं फारूक भाई के सामने बैठूंगा तो मैं फारूक भाई मेरे सामने बैठ नहीं सकते ना, फारूक भाई मुझे ये वाली लॉलीपॉप नहीं दे सकते। जब मैं गवर्नर के सामने बैठूंगा तो मैं गवर्नर से पूछूंगा अच्छा भाई आपको कुछ क्या नहीं पता है आपको? ठीक है, मैं पूछूंगा फारूक सत्तार से भाई आपको क्या नहीं पता है, फिर मैं वो सारे इंसिडेंट, वो सारी रातें, वो सारी बातें याद दिलाऊंगा। तो मैं देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। मेरे इधर आ जाता है, इधर यहाँ पर मेरे फेस पे आ जाती है सारी चीज, मुझे एक्टिंग नहीं आती ना। मैं सॉफ्ट स्पोकन नहीं हूँ। चलें कोशिश करेंगे हम अपने प्रोग्राम में कल फारूक सत्तार साहब को लें, जो एक सजेशन दी है रऊफ क्लास पर, जो आपका रद्द-ए-अमल है ये हम उनके साथ ज़रूर अपने कल के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, रऊफ क्लासा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़िशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।